हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पिछले समय में दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश के बारे में देखा, जिसका कार्यकाल था 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी तक, जिसमें हमने तुगलक वंश के संस्थापक को पिछली क्लासों में गयासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़ा, जिसका समय था 1320 से लेकर 1325 ईस्वी में। हमने बताया था कि जो उसका पुत्र था जौना खां, ठीक, जो आगे चल करके मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से शासन करेगा, उसका पुत्र था गयासुद्दीन तुगलक का, जिसने एक लकड़ी का महल बनाया था। जब वो बंगाल के विजय के अभियान से लौट रहा था दिल्ली की तरफ, उसी महल में, लकड़ी के महल में दब जाने के कारण, गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो गई, जिसका मकबरा दिल्ली में है। अब हम उसी के पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ेंगे। किसके पुत्र के बारे में? जौना खां, जो गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था। नोट करेंगे इसका वास्तविक नाम, वास्तविक नाम, वास्तविक नाम, वास्तविक नाम। जो मोहम्मद बिन तुगलक था, इसका वास्तविक नाम देखेंगे तो था जौना खां। जौना खां, क्या? जौना खां। कोष्टक में लिखेंगे जूना खां, जूना खां। ठीक, आगे की तरफ देखेंगे। ये गयासुद्दीन तुगलक का ही लड़का था। उपाधि, इसने जो उपाधि धारण किया, उपाधि, ये था विश्व का खान, विश्व का खान, यानी उलूग खां। क्या? उलूग खां। उलूग खां की क्या किया? उपाधि धारण किया। ठीक, आगे की तरफ देखेंगे। इसे ही पागल, रक्त पिपासु, रक्त पिपासु, रक्त पिपासु सुल्तान के नाम से, सुल्तान के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था, ठीक, ये थोड़ा पढ़ा लिखा था, इसीलिए उस समय जो चांदी और सोने के सिक्के चला करते थे, वो सोचा कि जो सोने का और चांदी का सिक्का चल रहा है, कुछ समय चलने के बाद घिस घिस कर खराब हो जाते हैं, उसका दाम कम होते जाता है, लेकिन फिर भी वो उतना ही रुपए में चलता रहता है। अगर 10 रुपए का सोने का सिक्का, पहले जो ओरिजिनल सिक्के बनाए जाते थे, अगर 10 रुपए के सिक्के हैं या 100 रुपए के सिक्के हैं, तो अगर 100 रुपए का सिक्का है तो 100 रुपए के बराबर सोना हुआ करता था। तो जब ये चलते थे तो मार्केट में घिस रहे हैं तो उसका वजन कम हो रहा है, लेकिन दाम उतना ही था, तो इसलिए नुकसान होता था अर्थव्यवस्था को। तो ऐसे उसको रोकने के लिए जो मोहम्मद बिन तुगलक था, इसने सोचा क्यों नहीं उसके जगह पे चमड़े का चलाया जाए सिक्का, या चमड़े की नोट चलाई जाए। इसी के परिवर्तन किया, लेकिन ये असफल रहा। जैसे नोटबंदी के दौरान सभी लोग प्रधानमंत्री को गाली दे रहे थे, उसी प्रकार ये भी असफल रहा। इसी पर इसे पागल, इतिहासकार, रक्त पिपासु इत्यादि नामों से इस सुल्तान को पुकारते हैं। ठीक, तो दिल्ली सल्तनत का पागल बादशाह, जो कि अपने कामों में सफल नहीं हो पाया और मेंटली रूप से डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि इसके समय में मंगोलों का भी आक्रमण होने लगा। इसने अब एक बार अपनी राजधानी दक्षिण भारत में बनाया, फिर उत्तर भारत में फिर सती प्रथा पर भी बैन लगाने का प्रयास किया। तमाम तरीके की बातें थी, ये सफल नहीं रहा, इसीलिए इसको पागल बादशाह या पागल सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखेंगे। यहाँ तक कोई भी दिक्कत परेशानी होती है, आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे की तरफ लिखेंगे। यह अरबी और फारसी भाषा का, यह अरबी और फारसी भाषा का, यह अरबी और फारसी भाषा का, और फारसी भाषा का, और फारसी भाषा का, फारसी भाषा का महान विद्वान था, महान विद्वान था, महान विद्वान था।
आगे की तरफ नोट करेंगे। 1333 ईस्वी, क्या 1333 ईस्वी हेडिंग देंगे, लिखेंगे अफ्रीकी यात्री, अफ्रीकी यात्री, अफ्रीकी यात्री मोरक्को से आया था, मोरक्को से आया। कौन था? इब्न बतूता, इब्न बतूता। कौन था? इब्न बतूता था, इब्न बतूता, इब्न बतूता अफ्रीका के मोरक्को से आया था, इब्न बतूता। ठीक, इसने एक बुक लिखी, बुक्स लिखी, बुक्स लिखा, क्या? रेहला, रेहला, रेहला नामक इसने एक पुस्तक लिखी। किसने? इब्न बतूता ने। आगे नोट करेंगे, इब्न बतूता को, इब्न बतूता को, बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक काजी नियुक्त किया, काजी नियुक्त किया, काजी नियुक्त किया, काजी नियुक्त किया। यहाँ जो काजी शब्द आया है, इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक, किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने काजी नियुक्त किया। ये जो काजी शब्द आया है, ठीक, इसका मतलब होता है, नोट करेंगे, धार्मिक, धार्मिक, धार्मिक न्यायिक अधिकारी, धार्मिक न्यायिक अधिकारी, न्यायिक अधिकारी। एक तरफ से कह लीजिए कि इस्लाम धर्म का इसे संत या एक महापुरुष नियुक्त किया, एक अधिकारी, अधिकार दिया। किसको? इब्न बतूता को। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक ने। आगे की तरफ हम देखेंगे, इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी होती आप हमको कमेंट सेक्शन में नीचे बताएंगे। जो चीजें नहीं समझ में आती हैं आप उसको पूछा करें। आगे की तरफ लिखेंगे, इसमें रेहला, जो पुस्तक इब्न बतूता ने लिखा, रेहला में वर्णन क्या है? रेहला में वर्णन, जो अफ्रीकी यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया, उसने जो पुस्तक रेहला लिखा, उसमें वर्णन क्या क्या है इसको देखेंगे। नंबर 1 लिखेंगे, दिल्ली, दिल्ली को इसने, इसने का मतलब इब्न बतूता, जिसने लिखा था। किसने? इब्न बतूता ने। दिल्ली को इसने समृद्ध शहर बताया था, दुनिया का समृद्ध शहर बताया था, दुनिया का, दुनिया का, दुनिया का सबसे समृद्ध शहर बताया था इब्न बतूता। किसको? दिल्ली को। नंबर 2 लिखेंगे, दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ी सेना इसके पास थी। ये भी बताया कि दिल्ली सल्तनत में, दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ी सेना इसके पास थी, सबसे बड़ी सेना, सबसे बड़ी सेना इसके पास थी, इसके पास थी, सबसे बड़ी सेना इसके पास थी। किसके पास? मोहम्मद बिन तुगलक के पास। नंबर 3 लिखेंगे, कश्मीर, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान और राजपूताना को छोड़कर
और राजपूताना को छोड़कर राजपूताना को छोड़कर और राजपूताना को छोड़कर पूरे हिंदुस्तान पर पूरे हिंदुस्तान पर मोहम्मद बिन तुगलक का अधिकार था। ठीक, ध्यान से देखेंगे। इसने दिल्ली को सबसे समृद्ध शहर बताया था दुनिया का। ठीक, फिर दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ी सेना बताया किसके पास? मोहम्मद बिन तुगलक के पास। फिर बताया कि जो कश्मीर, बलूचिस्तान और राजपूताना को छोड़कर पूरे हिंदुस्तान पर मोहम्मद बिन तुगलक का क्या था? अधिकार था, ऐसा बताया था इसने। किसने? इब्न बतूता ने। किसमें? रहला नामक पुस्तक में। अगला देखेंगे, इसमें अगला पॉइंट क्या बताया था? आगे देखेंगे इसमें हम चौथा पॉइंट। इसने तुगलकाबाद सिटी की स्थापना किसने किया था? कमेंट बॉक्स में आप जरूर हमको बताएंगे। इसने तुगलकाबाद में स्वर्ण जड़ित ईंटों का इस्तेमाल करके एक महल का निर्माण करवाया। एक महल का निर्माण करवाया। आगे लिखेंगे, पांचवा पॉइंट लिखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की। आगे देखेंगे, अगला पॉइंट, इसने सती प्रथा पर प्रतिबंध करने का प्रयास करने वाला प्रथम सुल्तान जिसने प्रयास किया था ठीक, नोट कर लेंगे। इसने सती प्रथा पर जो है प्रतिबंध लगाने का प्रयास सबसे पहले किया था, ऐसा प्रथम सुल्तान था। अब हम लोग सती प्रथा के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक, किसके बारे में? सती प्रथा के बारे में।
देखेंगे हम लोग सती प्रथा के बारे में आगे, नोट बनाएंगे, नोट में लिखेंगे। ये पुस्तक में इतना ही लिखा था। ठीक, आगे की तरफ देखेंगे हम। हेडिंग डालेंगे नोट, सती प्रथा। नोट में लिखेंगे सती प्रथा। नोट सती प्रथा, सती प्रथा, सती प्रथा। देखेंगे सती प्रथा। पत्नियां अपने मृत व्यक्ति के साथ, पत्नियां अपने मृत व्यक्ति के साथ, व्यक्ति के साथ, अपने मृत व्यक्ति के साथ अपने आप को, अपने आप को, अपने आप को चिता, अपने आप को चिता पर जला देती थी, जला देती थी, जला देती थी। ठीक, ऐसा माना जाता है कि जो पत्नियां हैं अपने मृत व्यक्ति के साथ अपने आप को चिता पर जला देती थी, सती प्रथा थी। लेकिन पत्नियां ही क्यों जलाती थी? प्रश्न ये भी खड़ा होता है कि पत्नियां ही क्यों जलाती। ठीक, जब पत्नी मरती थी तो पति क्यों नहीं मरता था? तब पति को भी सती होना चाहिए था। ठीक, जौहर अलग एक विषय है, लेकिन सती प्रथा एक अलग विषय है। होता क्या है कि कुछ मान्यता है कि मान लेते हैं कोई भी व्यक्ति रहा होगा, उसकी पत्नी रही होगी, शुरू में उसका कोई देखभाल करने वाला नहीं रहा होगा, असहाय रही होगी या किसी तरीके से प्रताड़ित रही होगी, तो उसके पति के मरने के बाद लोग उसे जला दिए, खत्म कर दिए। लेकिन आगामी इसी चीज को लेकर के जब आगे बढ़ा गया तो यहाँ पर गलत प्रारूप निकलता है कि सभी पत्नियां ही क्यों मरेंगे। पुरुषों को भी तो, पुरुष जब भाई मर रहा है तो पत्नियां मर रही हैं, तो जब पत्नियां मर रही हैं तो पुरुषों को भी तो सती होना चाहिए, एक तरफ से तो होना नहीं चाहिए। और हर जगह ये लागू नहीं था सबके, बहुत कम जगहों पर ये प्रथाएं स्टार्ट थी, सती प्रथा। होता क्या है, भारत में कुछ कुछ नियम होते हैं जिसको हमने दूसरे से सीखा और उसको करने लगे। एक को देखा जला दिया गया। उसमें बहुत से ऐसी महिलाएं थी जो चिता पर नहीं जलना चाहती थी, लेकिन फिर भी उसके साथ जबरदस्ती किया जाता था, उसको बैठा दिया जाता था, फिर इतना आवाज, इतना धुआं कर दिया जाता था कि वो भाग नहीं पाते। तो इस पे कुछ पश्चिमी देशों के वैज्ञानिकों का रिसर्च है। रिसर्च का मतलब है, जैसे दो वैज्ञानिक थे, उसने एक बॉक्स लिया और बॉक्स में ऊपर से एक पाइप लगाया। ठीक, एक पाइप लगाया। ठीक, इनके अंदर दो बंदरों को बंद कर दिया। ठीक, दो मंकी को, बंदरों को अंदर कर दिया। अब इधर से वो एक केला लटकाए और इसमें एक स्टूल भी रख दिए, मेज, थोड़ा सा छोटा सा स्टूल रख दिए। बड़ा बॉक्स था, उसके अंदर दो बंदरों को बंद किए जालीनुमा, अपने लोग दूर दूर बैठ गए और ऊपर से एक पाइप लगाए जाली में। ठीक, थोड़ी चौड़ी पाइप थी, उसमें से उन्होंने धागे में बंधा एक केला लटकाया। और ऐसा है कि बंदरों की आदत होती है, जब कोई भी चीज है तो उसको पाने। एक बंदर उछला, जब केला लटका तो सोचा कि खाने वाली चीज है, उछला लेने के लिए, और जब उछला तो उसने इतना तेजी से पाइप की धारा से पानी डाला गया कि बंदर नीचे गिर गया, भीग गया। अब क्या हुआ, फिर जो दूसरा बंदर था उसने कुर्सी लगाई, जो यहाँ पर मेज था उसने कुर्सी को सरका कर इधर कर दिया। अब उस पर चढ़कर केला पाने की कोशिश की। उस टाइम केला खींचकर फिर पानी डाल दिया गया। जब पानी आया तो जो बंदर भीगा, दूसरा वाला, अब पहले तो भीगा ही था, फिर दूसरा जब दोबारा ऐसा हरकत किया, दूसरी बार जब वो भीगा तो उसको पीट दिया, उसको पीटने लगा, उसको निकाल दिया गया एक को। फिर दो बंदरों को डाला गया। जब दो बंदरों को डाला गया तो फिर वैज्ञानिकों ने इसी प्रकार केला लटकाया। तो जो उसमें नए बंदर आए थे उनको ये लगा कि चुपचाप बैठा है, जो पहले से एक भीगा हुआ था वो चुपचाप बैठा था। वो सोचा कि ये अपना हिस्सा खाकर बैठा है, वो हमारा हिस्सा लटक रहा है। वो बैठा, पाने के लिए चाहत में आगे बढ़ा, और जैसे वो मेज पर चढ़कर केले को पाने के लिए मतलब कूदा ऊपर की तरफ,
तब तक फिर वैज्ञानिक जो वहां पर रिसर्च कर रहे थे सुने, फिर पानी का इतना प्रेशर दिया, फिर ये सब बंदर बिक गए। फिर जो बंदर पहले का था वो उसको मारने लगा। ठीक, अब एक बंदर को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। फिर एक बंदर को निकाला गया, फिर दूसरे बंदर को डाला गया। ठीक, जब दूसरे बंदर ने गया तो फिर भी वो सोचा कि दो बंदर जो आपस में बैठे हैं ये इस केले को नहीं खा, इसका मतलब ये अपना हिस्सा खा लिए, हमारा हिस्सा बचा हुआ है लग रहा। फिर उसने यही काम किया, उसके साथ भी फिर पानी गिराया गया। तो जो नीचे दो बंदर पहले से बैठे थे, नया वाला आया था ऐसा हरकत किया, तो जो दो पहले बैठे थे फिर पानी आया तो उसने जाकर के उसकी तोड़ाई कर दिया। तो उसको ये लगा कि ये छेड़खानी कर रहा है और इसी के वजह से पानी आता है, और पानी जब आ रहा है तो हम लोग भीग रहे हैं। ठीक, उसने उसको पीटा। तो ये क्या है, फिर अगले बंदर को जब डाला गया, वो तीनों रहने लगे। अगले बंदर को जब डाला गया इसमें, तो अगला बंदर जब आया रिसर्च में, तो उसने क्या किया, फिर वही केले पाने की चाहत हुआ। फिर ये तीनों मिलकर उसकी पिटाई कर दी। तो उसमें जो उसके पहली बार पीटा गया था तो उसकी सोच ये थी, वो समझ गया था कि इसका मतलब यहाँ जो नया बंदर आता है उसका सिस्टम है कि उसको पीटा जाएगा। ठीक, जो बंदर नया आएगा ऐसी हरकत करेगा उसको पीटा जाएगा। उसको ये नहीं पता था कि पानी आने की वजह से पिटाई हो रही है। ठीक, उसका समझ में उसको ये आया कि जितने नए बंदर आएंगे ऐसी हरकत अगर करते हैं तो उनको पहले पीटा जाता है। ठीक, तो वही कुछ है हमारे यहाँ का नियम कि जो कुछ भी एक बार हो गया हम लोग उसको लेकर के चल देते हैं। ठीक, यही चीज की गलतियां। सती प्रथा भी कुछ इसी प्रकार के शोधों पर थी। ठीक, कि कहीं किसी ने किया और उसको लेकर के हम लोग ढोते रहे, बाद में सुधार हुए, किसी तरह प्रतिबंध हुआ। ठीक, तो सती प्रथा, पत्नियां अपने मृत व्यक्ति के साथ अपने आप को चिता पर जला देती थी, वही सती प्रथा था। स्रोत लिखेंगे इसका, स्रोत, सती प्रथा का स्रोत, स्रोत क्या है सती प्रथा का, नोट करेंगे। एरण अभिलेख, एरण अभिलेख, एरण अभिलेख, एरण अभिलेख। ठीक, किसने लिखवाया था, लिखेंगे लिखवाया था, लिखवाया था, किसने लिखवाया था, भानुगुप्त ने। किसने, भानुगुप्त ने, भानुगुप्त। ठीक, हमने गुप्त काल में इसको देखा है इतिहासों में भानुगुप्त को। ठीक, गुप्त काल लिखेंगे, एरण जो अभिलेख था, एरण अभिलेख। ठीक, नीचे लिखेंगे गुप्त काल, गुप्त काल। ठीक, गुप्त काल का शासक, गुप्त काल का जो शासक था, शासक रामगुप्त। कौन, रामगुप्त। गुप्त काल का जो शासक था रामगुप्त, इसी का सेनापति हुआ करता था, सेनापति था गोपराज, गोपराज। ठीक, इसी की मृत्यु हो गई। और हमने क्या देखा, गुप्त काल का शासक कौन, गुप्त काल का शासक, ठीक, कौन, रामगुप्त। ठीक, सेनापति गोपराज। कहां से स्रोत मिलता है, एरण अभिलेख में मिलता है। कहां से, एरण अभिलेख में। ठीक, ऐसा लिखा गया एरण अभिलेख में कि जो रामगुप्त का सेनापति था गोपराज, इसी की पत्नी थी। ठीक, और जब गोपराज की मृत्यु हो गई, जो किसका सेनापति था, रामगुप्त का, गोपराज की जब मृत्यु हुई तो इसकी पत्नी इस पे सती हो गई, यानी इसके चिता पर बैठ करके जल गई। भारतीय इतिहास की प्रथम नारी मानी जाती है जिसने सती प्रथा यानी सती हुई, सती प्रथा को अपनाया। ठीक, यहां से माना जाता है कि आप याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो एरण के अभिलेख से मिलता है। ठीक, गुप्त काल का शासक हुआ करता था रामगुप्त, उसका सेनापति था गोपराज, उसकी मृत्यु पर उसकी पत्नी ने सती प्रथा, सती किया था, अपने आप को जलाया था चिता पर बैठकर। वहां से भारतीय इतिहास की प्रथम नारी मानी जाती है। और भारतीय इतिहास में सती प्रथा पर बैन लगाने का सबसे पहले प्रयास मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, ऐसा सुल्तान था। आगे की तरफ हम देखेंगे, इसमें आगे की तरफ लिखेंगे, सती प्रथा पर
नोट में ही सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाले शासक लिख लीजिए या व्यक्ति वाले व्यक्ति ही लिखिए, सबसे उचित रहेगा। लगाने वाले व्यक्ति, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाले व्यक्ति। नाम लिखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक। पहले पे मोहम्मद बिन तुगलक, क्या मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। दूसरा नाम नोट करेंगे फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, क्या फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तीसरा देखेंगे अकबर। सब प्रयास किए लेकिन असफल रहे। कहां तो कोई रोकेगा जितना उसका क्षेत्राधिकार है। फिर चौथा औरंगजेब, 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 औरंगजेब। चौथा लिखेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक। पांचवा लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक, बेंटिक। ठीक, कोष्टक में लिखेंगे राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय के सहयोग से, राजा राम मोहन राय के सहयोग से। ठीक, ये 5 व्यक्ति हैं जिसने रोकने का प्रयास तो किया 4 लोगों ने, लेकिन लास्ट में जाकर के लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो गवर्नर जनरल था भारत का, 1829 में चल करके राजा राम मोहन राय के सहयोग से भारत से सती प्रथा क्या हुआ, खत्म हुआ। आगे की तरफ देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला दिल्ली का या कहीं का भी कह लीजिए तो प्रथम शासक था, इसलिए इसको देखना पड़ा। तो हमने सती को देखा, नोट में सती प्रथा क्या है और पहला इसका उल्लेख कहाँ से मिलता है, एरण अभिलेख से मिलता है। किसने लिखवाया था एरण अभिलेख को, तो हमने देखा कि भानुगुप्त ने लिखवाया था। ठीक, और जो गुप्त काल का शासक हुआ करता था कौन, रामगुप्त, उसी का सेनापति था कौन, गोपराज। ठीक, गोपराज की ही पत्नी भारतीय इतिहास में सबसे पहले सती हुई थी। तो हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक को देख रहे थे। लिखेंगे इसी के समय दक्षिण भारत में, लिखेंगे इसी के समय में दक्षिण भारत में, इसी के समय में, इसी के समय में दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में, इसी के समय में दक्षिण भारत में 2 साम्राज्यों का उदय हुआ, 2 साम्राज्यों का उदय हुआ। नोट करेंगे इसी के समय में दक्षिण भारत में 2 साम्राज्यों का उदय हुआ, उदय हुआ। 2 साम्राज्यों का क्या हुआ, उदय हुआ। कौन कौन से 2 साम्राज्य थे देखेंगे। एक था विजयनगर, विजयनगर, ठीक, और दूसरा था एक विजयनगर का साम्राज्य और दूसरा था बहमनी साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य। आगे की तरफ नोट करेंगे इसके समय में ही, इसके समय में ही, इसके समय में ही साउथ इंडिया, साउथ इंडिया, साउथ इंडिया,
फिर नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया नोट करेंगे। 27 विद्रोह, शायद 27 विद्रोह हुए अलग अलग शासकों का, और इसमें 7 विद्रोह हुए, 7 विद्रोह। ठीक, कितने विद्रोह हो गए? 34 विद्रोह हुए थे टोटल, विद्रोह हुए इसके साथ समय में 34 विद्रोह हुए टोटल। ठीक, आगे की तरफ हम देखेंगे अलग अलग शासक जो है विद्रोह करने लगे। थोड़ा सा हमने बताया ना, ये पढ़ा लिखा सुल्तान होने के नाते अलग अलग तरीके से अपने साम्राज्य में बदलाव लाना चाहता था। इसके वजह से इसको कुछ लोग कमजोर, पागल समझने लगे और अलग अलग शासक अलग अलग तरीके से अपने साम्राज्य का विस्तार करने लगे। आगे लिखेंगे मंगोलों के लगातार आक्रमण से, मंगोलों के लगातार आक्रमण से, मंगोलों के लगातार आक्रमण से, मंगोलों के लगातार आक्रमण से फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी, ने अपनी राजधानी, ने अपनी राजधानी, ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से, नीचे लिखेंगे दिल्ली से, दिल्ली से, दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित किया? नोट करेंगे देवगिरी, देवगिरी कहाँ स्थानांतरित किया? देवगिरी किया। इसी का बाद में दौलताबाद, 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 ठीक, कितने समय के लिए? 2 साल के लिए किया था, 2 साल के लिए ट्रांसफर कर दिया दिल्ली से। लगातार मंगोलों का आक्रमण हो रहा था और मंगोल हमने बताया था मध्य एशिया से आई थी, जो एक बर्बर जाति थे, जिसका मतलब था, जिनका काम ही था कि जो साम्राज्य बढ़े रहे हैं और जिनका विस्तार है उनको लूटना, तहस नहस करना। मंगोलों का आक्रमण इल्तुतमिश के समय से ही 1221 ईस्वी से जलालुद्दीन मकबरनी पर हुआ और तब से लगातार हो रहा है। मंगोलों का आक्रमण सर्वाधिक आक्रमण गयासुद्दीन बर्बन के समय में हुआ, ठीक, अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ, फिर इधर भी हो रहा है। ठीक, मंगोलों के लगातार आक्रमण से मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहां से? दिल्ली से दक्षिण भारत की तरफ स्थानांतरित कर लिया। आगे देखेंगे दोआब क्षेत्र में, दोआब का मतलब होता है 2 नदियों के बीच का क्षेत्र। दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि की, कर वृद्धि किया इसने, कर वृद्धि किया इसने, किया इसने, इसने और कर वृद्धि किया इसने और उस वर्ष अकाल पड़ा, अकाल पड़ा। जिस वर्ष इसने कर को क्या कर दिया? दोगुना कर दिया। क्या कर दिया? दोगुना कर दिया था। और जब दोगुना किया उसी साल बहुत भीषण अकाल पड़ गया। दोगुना किया उसी साल बहुत भीषण अकाल पड़ गया दिल्ली में। और जब अकाल पड़ गया तो अब जब टैक्स दोगुना हो गया तो जनता भरेगी कहां से? इसी को लेकर के आगे दिक्कत हो गई। तो देखिएगा क्या हुआ। फिर तब मोहम्मद बिन तुगलक ने, आगे लिखेंगे, तब मोहम्मद बिन तुगलक ने, लिखेंगे तब मोहम्मद बिन तुगलक ने, तब इसने, किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि एवं सिंचाई विभाग की स्थापना की। सिंचाई इसके पिता भी किए थे। सिंचाई विभाग की स्थापना की, स्थापना की।
स्थापना की, जिसे कहा जाता था, क्या कहा जाता था, पूछा जाता, कहा जाता था, कहा जाता था क्या, अमीर ए कोही, अमीर ए कोही, अमीर ए कोही कहा जाता था, नोट कर लेंगे, अमीर ए कोही, कृषि विभाग। ठीक, आगे की तरफ हम कल अगली क्लासों में देखेंगे। मेहनत से पढ़ें, कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएं। उमाकांत यादव सर, जीएस क्लासेज वेब पोर्टल में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।